नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिज्ञासा में। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एसएससी एग्जाम मोस्ट रिपीटेड आपके जो टॉपिक हैं उसके बारे में। आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं फसलों वनों के प्रकार, उसके विशेषताएं, उदाहरण, इसके बाद मिलेट्स के बारे में जानेंगे, झूम खेती के बारे में, आमन वर्षा। ठीक है, यहाँ से मतलब इसको पढ़ लेने का मतलब ये है कि यहाँ से जो आपका सवाल है आपके एग्जाम में, ठीक है, आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे 10th लेवल का हो या 12th लेवल का हो या आपका ग्रेजुएशन लेवल का हो, ठीक है, वहाँ से एग्जाम में आपका 100% जो कंफर्म है आपका प्रश्न जो कि यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसी सिलसिले में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्या क्या देखेंगे उसको पहले देख लीजिए। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले फसल एवं वनों के प्रकार के बारे में, उसके विशेषताओं के बारे में तथा उसके उदाहरण के बारे में, क्योंकि ये उदाहरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में आपके मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज किसे कहते हैं, मोटा अनाज कौन कौन सा है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे फसल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, देशों की सूची क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे झूम खेती के बारे में, झूम खेती के बारे में देखेंगे, साथ में अलग अलग राज्यों में झूम खेती का क्या नाम है, साथ में अन्य देशों में भी झूम खेती का क्या नाम है। इसके बाद हम लोग आम्ल वर्षा, काल वैशाखी, लू के बारे में भी देखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग बीच बीच में आपका एसएससी में पूछे गए जो पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन है उसको भी, इस टॉपिक से रिलेटेड जो है उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो में आगे बढ़ने फ्रेंड्स से पहले दोस्तों आपको बता दें कि तो आपका टॉपिक वाइज चल ही रहा है। ठीक है, अगर आपका आगे कोई भी एग्जाम है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम है, अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट लगाने का जो सबसे अच्छा शुभ अवसर है अभी आपको टेक्स्ट बुक ऊपर मिल रहा है, जिसमें आपका यूनिटी पावर प्लांट सेल चल रहा है। जैसा कि आपको 31 अक्टूबर को हम लोग एकता दिवस मनाते हैं, यूनिटी डे, ठीक है, उसी के उपलक्ष्य पर आपका ये सेल निकाला गया है जो कि 29, 30, 31 को चलेगा। इस सेल में दोस्तों आपको क्या होना है, अब तक का सबसे कम प्राइस में जो आपको टेक्स्ट बुक पास मिलने वाला है वो मिलेगा। जैसे टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास है नॉर्मल वो आपको 224 रुपये में, साथ में टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो दोस्तों आपको मात्र 269 रुपये में। पास प्रो अगर आप लेते हैं तो एक मॉक को आप अनलिमिटेड बात दे सकते हैं, आप इसमें पीवाईक्यू को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक ऊपर दोस्तों आपको 700 प्लस एग्जाम का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट है, साथ में साथ आपका पीवाईक्यू भी आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो के ऊपर है जो कि एक्सेस कर पाते हैं। इसके बाद इसको लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद डाउनलोड कीजिएगा। इसके बाद हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज़ कीजिएगा, तभी आपको ये 269 रुपये में पास है जो कि देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब तक का सबसे कम प्राइस में पास आपको मिल रहा है, तो आप लोग इस मौका को छोड़िए नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे मिलेट से। ठीक है, मिलेट से शुरुआत इसलिए करेंगे क्योंकि आपका जो वर्ष 2030 है वो आपका मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ठीक है, और मिलेट्स को हम लोग मोटे अनाज के रूप में ही परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो पहले ये जान लीजिए करंट अफेयर से रिलेटेड है कि 2023 को आपका यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आपका मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था, जिसका पहल आपका भारत नहीं किया था, उसमें समर्थन आपका अन्य 72 देशों ने भी दिया था। ठीक है, तो मिलेट्स आखिर होता क्या है, तो मिलेट्स मोटे अनाजों को अंग्रेजी में सम्मिलित रूप से, जो सम्मिलित रूप होता है उसी को हम लोग मिलेट्स कहते हैं। ये सभी आपके छोटे आकार के बीज वाले घासें हैं, किंतु विश्व भर में बहुत प्राचीन काल से इसकी अन्न के रूप में या चारे के रूप में या खेती के रूप में होती चली आ रही है। इसका सबसे जो खास बात है वो है कि आपका ये सबसे कम समय में तैयार हो जाता है, ये आपका शुष्क तथा अधिक गर्म जलवायु में भी अच्छा उत्पादन देता है। इसके अलावा मिलेट्स में आपका फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, खनिज के अच्छा स्रोत होता है। इसका मिलेट सूखा प्रतिरोधी होते हैं, कम जल की आवश्यकताओं में भी ये आपका उग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मिलेट्स की बात करेंगे तो मिलेट्स पोषक मृदा दशाओं में भी उगाए जा सकते हैं। अगर आपके पास कम मिट्टी है तो उसमें भी आपका जो मोटा अनाज है या मिलेट्स है वो आपका उग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होने के कारण असहिष्णुता वाले लोगों के लिए उपयुक्त खाद्य अनाज बनाते हैं। उदाहरण की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उदाहरण याद रखिएगा, एक तो आपका ज्वार हो गया, ज्वार के अलावा दोस्तों आपका ये बाजरा के अलावा दोस्तों आपका रागी के अलावा दोस्तों आपका कुटकी के अलावा दोस्तों आपका कोदो के अलावा दोस्तों आपका पुनरवा, इसके अलावा दोस्तों आपका सांबा। ठीक है, ये सभी आपके मिलेट्स की उदाहरण है, तो आपके एग्जाम में आएंगे निम्नलिखित में से कौन सा आपका मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज है, तो ये सब ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। साथ में एक आपका है आपका श्री धान्य मिलेट्स। ठीक है, जो 5 जो पॉजिटिव मिलेट्स है उसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं, श्री धान्य मिलेट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, श्री धान्य मिलेट्स। जिस प्रकार हम लोग कोशिका को मिलने से हम लोग उसको टिश्यू कहते हैं, उसी प्रकार जब 5 मिलेट्स आपका मिलता है पॉजिटिव वाला तो उसको हम लोग कहते हैं श्री धान्य मिलेट। ठीक है, इन मोटे अनाज में आपका फोक्सटेल मिलेट्स, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, वानयार्ड मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट आपका है जो कि शामिल होता है। कृषि और खाद्य और कृषि संगठन FAO ने वह 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज या पोषक अनाज वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया था। ये बात हम लोगों ने पहले देखा था। ये जो खाद्य एवं कृषि संगठन है ये आपका UN का ही एक पार्ट है, संयुक्त राष्ट्र का। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है
कि मिलेट्स उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो अपना देश दोस्तों आपका कौन है, भारत है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा भारत मिलेट्स में वैश्विक उत्पादन में कितना योगदान देता है, 20%। और पूरा एशिया का योगदान माने तो आपका पूरे विश्व में आपका 80% है। इसके अलावा भारत की बात करेंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा मिलेट्स कहाँ उगता है, तो आपका राजस्थान में उगता है। राजस्थान में भारत के अग्रणी बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में शीर्ष पर है। इसके अलावा भारत के मिलेट मैन की बात करेंगे तो डॉक्टर खादर अली को, ठीक है, ये आप यहाँ खादर अली को देख सकते हैं। डॉक्टर खादर अली को भारत के मिलेट्स मैन के नाम, मिलेट्स के रूप में है जो कि जाना जाता है। इसके अलावा अगला है फ्रेंड्स आपका रबी फसल। रबी फसल की बात करेंगे तो रबी फसल आपका कब उगता है, कब कटाई होता है, इसका उदाहरण क्या है, ठीक है, उसको ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो रबी फसल की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका अक्टूबर और नवंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर के बीच है जो कि आपका बोया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अभी जो इस समय चल रहा है अक्टूबर नवंबर का, इस समय आपका जो रबी फसल होता है वो आपका बोया जाता है। ठीक है, इन फसल की कटाई की बात करेंगे तो फसल की कटाई जो होगा वो आपका फरवरी और मार्च के बीच में आपका इस फसल का कटाई जो कि होता है। इस फसल को लौटते मानसून और पूर्वोत्तर मानसून के मौसम के दौरान होता है। इन्हें सर्दियों का फसल भी है जो कि कहा जाता है। ठीक है, सर्दियों को फसल क्यों कहा जाता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में दोस्तों आपका जो सर्दी शुरू हो जाता है और ये आपका फरवरी मार्च तक आपका सर्दी जो कि रहता है। ठीक है, इसी दौरान ये उगता है, इसलिए इसे सर्दियों का मौसम कहा जाता है। इसके अलावा इन फसल के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब सर्दी में आपका तापमान नहीं होता, या ये तो आप लोग को मालूम है, तो कम तापमान में भी ये क्या होता है, रबी की फसल आपका उग जाता है। इसके अलावा उदाहरण की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उदाहरण में आपका आलू हो गया। आलू के दोस्तों, आलू के अलावा आपका जो गेहूँ है वो भी दोस्तों आपका एक रबी फसल है। गेहूँ के अलावा जौ के अलावा मसूर, चना, अलसी, मटर, तारामीरा, सरसों, कुसुम, तोरिया, ये सभी दोस्तों आपका रबी की फसल का उदाहरण है। इसके अलावा भारत में सबसे सर्वाधिक जो रबी फसल होता है कहाँ कहाँ होता है, तो पंजाब में होगा, हरियाणा में होगा, हिमाचल प्रदेश में होगा, जम्मू कश्मीर में होगा, उत्तराखंड में होगा, उत्तर प्रदेश में आपका सबसे ज़्यादा रबी फसल है वो दोस्तों आपका होता है। नेक्स्ट आपका है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका गर्मी के महीनों में, यानी कि जून जुलाई के महीनों में आपका बोया जाता है और अभी के समय यानी कि अक्टूबर नवंबर के समय इसे काट लिया जाता है। ये फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में बोई जाती है। इन्हें मानसून की फसल भी कहते हैं। ये फसल वर्षा के पैटर्न पर निर्भर करता है, यानी कि जितना अच्छा वर्षा होगा उतना अच्छा आपका खरीफ फसल है जो कि होने वाला है। इन फसल की बुआई हेतु तापमान एवं आर्द्रता, पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अलावा आपका है उदाहरण। ठीक है, उदाहरण को देखेंगे इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो आपका खरीफ फसल है वो कौन सी भाषा का शब्द है, ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वो दोस्तों आपका होता है पतझड़। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, आपका होता है पतझड़। ठीक है, अक्टूबर में पतझड़ के मौसम में ये तैयार होने के कारण इसे पतझड़ कहा जाता है। उदाहरण की बात करेंगे तो मक्का हो गया, धान, यानी कि जिस धान से हम लोग चावल निकालते हैं तो धान भी एक क्या है आपका खरीफ फसल है। ज्वार आपका खरीफ फसल है, रागी खरीफ फसल है। ठीक है, इसके अलावा आपका मूंगफली भी आपका खरीफ फसल है। बाजरा जो कि आपका एक मोटा अनाज है, ठीक है, ये भी आपका खरीफ फसल है। मूंग खरीफ है, उड़द है, गन्ना है, सोयाबीन है, तिल है, जूट है। सूरजमुखी के बीज, सन, नाइजर सीड, कपास, तुअर, कुल्थी, ये सभी क्या है आपके खरीफ फसल के उदाहरण हैं। भारत में बात करेंगे सर्वाधिक खरीफ फसल कहाँ उगता है, तो असम में होगा, तो असम में होगा। इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र में आपका सबसे ज़्यादा जो खरीफ फसल है वो आपका होता है। इसके बाद दोस्तों जायद फसल है। जायद फसल की बात करेंगे तो खरीफ और रबी फसल के बीच में एक आपका फसल होता है जो कि जायद होता है। ये खरीफ और रबी फसल के बीच में ही बोया जाता है, उसी के बीच में आपका काट लिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे आपका जायद फसल कहते हैं। ये आमतौर पर मार्च अप्रैल में बोया जाता है, जून माह में आपको काट लिया जाता है। ये रबी और फसल खरीफ के बीच में होता है। जायद की फसल में तेज़ गर्मी, शुष्क हवाएं आसानी से सहन कर लेती है। इसके अलावा उदाहरण की बात करेंगे तो मौसमी फल हो गया, सब्जी हो गया, चारा हो गया, जैसे कि तरबूज हो गया, आपका खीरा हो गया, इसके अलावा ककड़ी हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी दोस्तों आपका जायद की फसल है। इसके अलावा भारत में अधिकांश उत्तरी और उत्तर पश्चिमी राज्य में जायद फसल है जो कि आपका देखने को मिलता है। नोट करने बात योग है कि आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये सब पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक था आपका आहार सभ्यता। आहार सभ्यता की बात करेंगे तो जिस प्रकार दोस्तों आपका आता है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता उसी प्रकार एक सभ्यता का देखा गया था प्राचीन भारत में, आहार सभ्यता। तो आहार सभ्यता गेहूं, बाजरा और जौ सहित कई फसल का उत्पादन करती थी, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा कुछ शुरुआती पौधे की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका गेहूं और जौ उगाया गया था। हेलो फ्रेंड्स, आगे देखें तो आगे आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो उगाई जाने वाली फसल है वो फ्रेंड्स आपका चावल है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी फसल आपका खरीफ भी है और आपका रबी भी है। तो ये आपका अरंडी जो फसल है वो फ्रेंड्स आपका खरीफ फसल भी है और आपका रबी फसल भी है। साथ में आपको पूछा जाएगा कि भारत के दक्षिण राज्यों में खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाई जाती है वो कौन सी फसल है। तो वो फसल में आपका चावल हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, रागी हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जो फसल है आपका भारत के दक्षिण राज्यों में खरीफ के तौर पर भी और आपका रबी दोनों मौसम में जो है उगाई जाती है। ठीक है,
इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका एसएससी में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से किस फसल का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी फसल का बताना है कि जिसका उपयोग हम लोग भोजन के रूप में भी करते हैं और चारे के उपयोग में भी करते हैं। साथ में ये आपका खरीफ फसल है जिसके लिए 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के बीच की तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से विकसित भी हो सकती है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 12 अप्रैल 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या था? मक्का इसका राइट आंसर था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका एसएससी जीडी 30 नवंबर 2021 को शिफ्ट 2 में कि भोजन और चारे दोनों के रूप में उपयोग की जाने वाली फसल कौन सी है? तो आपका मक्का जो है आपका वो भोजन में उपयोग किया जाता है और आपका चारे में उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपसे पूछा गया कि किस फसल को अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये आपका मक्का ही इसका राइट आंसर था। अगला है कि भारत के उत्तरी भाग में खरीफ और दक्षिण भाग में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। तो ये आपका तिल है जो कि भारत में खरीफ और उत्तरी भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी फसल के रूप में है जो कि उगाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपसे पूछा गया, ये तो आपका हो गया। नेक्स्ट आपका है कि फसल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन कौन सा है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा से हम लोग सबसे कम को देखेंगे। तो फसल उत्पादन में सबसे जो अग्रणी राज्य है आपका ज्वार में, सबसे पहले ज्वार की बात करेंगे तो फर्स्ट पे दोस्तों आपका महाराष्ट्र है, सेकंड पे आपका कर्नाटक है, थर्ड पे दोस्तों आपका तमिलनाडु है। इसके अलावा बाजरा की बात करेंगे तो बाजरा में सबसे फर्स्ट पे आपका राजस्थान है, राजस्थान के बाद दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। इसके बाद दोस्तों आपका गुजरात का। मक्का की बात करेंगे तो मक्का उत्पादन में मक्का तो क से कर्नाटक याद रखिएगा, मक्का फिर कर्नाटक। ठीक है, दोनों मिलता जुलता शब्द है। तो कर्नाटक आपका फर्स्ट पर है, मध्य प्रदेश आपका सेकंड पर है, बिहार आपका थर्ड पर है। चावल की बात करेंगे तो चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पे आपका कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। यूपी की बात करेंगे तो सेकंड है और आपका थर्ड पे आपका पंजाब है। इसके अलावा गेहूं की बात करते हैं। गेहूं उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश है वो आपका फर्स्ट पर है, मध्य प्रदेश सेकंड पर है, पंजाब आपका थर्ड पर है। रागी की बात करेंगे तो रागी में भी आपका कर्नाटक जो कि फर्स्ट पर है, तमिलनाडु की बात करेंगे तो सेकंड, उत्तराखंड की बात करेंगे तो थर्ड। अरहर जो कि आपका तुअर दाल भी आप लोग कहते होंगे, उसमें उसके उत्पादन में मध्य प्रदेश आपका फर्स्ट पर है, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे आपका कर्नाटक है। इसके बाद ग्राम दाल यानी चना दाल की बात करते हैं तो चना दाल पे जो फर्स्ट उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो भी आपका मध्य प्रदेश है। इसका उड़द दाल की बात करेंगे तो इसमें भी आपका मध्य प्रदेश आपका फर्स्ट पर है। सिर्फ आपका जो मूंग दाल है, मूंग दाल की फर्स्ट उत्पादन में आपका राजस्थान, इसको बस याद रखिएगा। बाकी जो भी सभी जो अन्य दालें होंगी उसके उत्पादन में मध्य प्रदेश फर्स्ट पर होगा, सेकंड पे आपका यूपी होगा, थर्ड पर आपका राजस्थान होगा। इसके अलावा स्मॉल मिलेट्स की बात करेंगे तो स्मॉल मिलेट्स में जो आपका फर्स्ट स्थान पर है वो आपका उत्तराखंड है। जौ की बात करेंगे तो जौ उत्पादन में प्रथम राज्य आपका राजस्थान है। मूंगफली की बात करेंगे तो मूंगफली आपका प्रथम स्थान पे गुजरात है। इसके अलावा अरंडी की बात करेंगे, ठीक है, अरंडी की बात करेंगे तो इसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर आपका गुजरात है। गन्ना उत्पादन में आपका यूपी है जो कि आपका प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा कपास की बात करते हैं तो कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर आपका कौन सा राज्य है? तो आपका गुजरात है, सेकंड पर आपका महाराष्ट्र है, थर्ड पर आपका तेलंगाना है। तिल की बात करेंगे तो तिल में आपका फर्स्ट पर आपका पश्चिम बंगाल है, सेकंड पर आपका मध्य प्रदेश है, थर्ड पे आपका यूपी है। सूरजमुखी की बात करेंगे तो कर्नाटक दोस्तों आपका फर्स्ट पर है, सेकंड पर आपका हरियाणा है, थर्ड पर आपका आंध्र प्रदेश है। जूट की बात करते हैं तो जूट आपका फर्स्ट उत्पादन में आपका पश्चिम बंगाल है। तंबाकू भी आपका पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। इसके अलावा अनाज यानी कि फूड ग्रेन्स की बात करेंगे तो प्रथम स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा चाय की बात करेंगे तो चाय उत्पादन में जो फर्स्ट स्थान पर आपका है वो आपका असम है, सेकंड पर आपका पश्चिम बंगाल है, थर्ड पर आपका तमिलनाडु है। इसके अलावा कॉफी की बात करेंगे तो कॉफी उत्पादन में जो प्रथम स्थान पर है वो दोस्तों आपका कौन सा राज्य है? तो आपका कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक आपका फर्स्ट स्थान पर है, केरल आपका थर्ड पर है, तमिलनाडु आपका थर्ड पर है। ठीक है, केरल आपका सेकंड पर है। इसके अलावा बात करेंगे विश्व स्तर पर तो विश्व में आपका जो सिक उत्पादक जो देश है जहां पर आपका कृषि किया जाता है, सबसे फर्स्ट पर आपका कौन है? तो सबसे फर्स्ट पर आपका चीन है, सेकंड में दोस्तों आपका यूएसए है, थर्ड पे दोस्तों आपका ब्राजील है। आपका भारत का स्थान की बात करेंगे तो भारत का स्थान क्या है? तो फोर्थ है। ठीक है, चौथा स्थान पर आपका कृषि उत्पादक देश में भारत है। इसके अलावा पांचवा पे आपका रूस है और छठा पे दोस्तों आपका फ्रांस है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं बाजरा का तो बाजरा सबसे ज्यादा आपका कहाँ उगाया जाता है? तो सबसे ज्यादा आपका भारत में उगाया जाता है। इसके बाद आपका नाइजीरिया में। चावल की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा चावल आपका चीन में उगाया जाता है। इसके बाद भारत में। ज्वार की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ज्वार है वो आपका यूएस में उगाया जाता है, यूएस के बाद आपका नाइजीरिया में। इसके बाद आपका थर्ड स्थान पर आपका ज्वार में भारत का स्थान आता है। गेहूं के उत्पादन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा गेहूं आपका चीन में, इसके बाद आपका भारत में, थर्ड स्थान पर रूस। दाल की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा दाल आपका भारत में भी कहा तो मध्य प्रदेश में। इसके बाद बात करेंगे आपका लेंथिल की बात करेंगे जो कि फसल है, आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा आपका कनाडा में उगाया जाता है। मक्का की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मक्का आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, और भारत स्तर पर बात करेंगे तो आपका कहा तो कर्नाटक में। ठीक है, चीन आपका सेकंड पर है। जौ की बात करेंगे सबसे ज्यादा जौ आपका भारत में। राई की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा राई आपका रूस में। चारा की बात करेंगे सबसे ज्यादा चारा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, सेकंड स्थान पर आपका भारत है। चाय की बात करेंगे ये आपका चारा का था। चाय की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा चाय आपका चीन में, भारत आपका सेकंड स्थान पर है। कॉफ़ी की बात करते हैं सबसे ज़्यादा कॉफ़ी आपका ब्राजील में, भारत में आपका गुजरात में, वियतनाम आपका सेकंड स्थान पर है। गाय के दूध की बात करेंगे तो गाय के दूध में, भैंस के दूध में, ठीक है, गाय का दूध भैंस का दूध में जो आपका भारत है वो आपका फर्स्ट स्थान पर है। कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका चीन में होता है। जूट की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका जूट भारत में भी कहा तो पश्चिम बंगाल में। तिल की बात करेंगे तो तिल सबसे ज़्यादा आपका कहाँ उगाया जाएगा? तिल आपका सबसे ज़्यादा आपका चीन में। सिल्क की बात करेंगे तो सिल्क मार्ग
सिल्क मार्ग का खोज किसने किया था, ठीक है। तो सिल्क जो सबसे ज़्यादा होगा चीन में उगाया जाएगा। काजू की बात करेंगे, काजू सबसे ज़्यादा वियतनाम में। केला की बात करेंगे तो केला सबसे ज़्यादा होगा कहाँ उगाया जाएगा, तो भारत में उगाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आम की बात करते हैं, आम, ठीक है, आम सबसे ज़्यादा कहाँ, भारत में। नारियल की बात करते हैं सबसे ज़्यादा नारियल कहाँ, फिलीपींस में। गन्ना की बात करेंगे सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ, ब्राजील में, भारत में, यूपी में। पपीता की बात करेंगे सबसे ज़्यादा पपीता आपका कहाँ, भारत में उगाया जाता है। नींबू की बात करेंगे सबसे ज़्यादा नींबू कहाँ, भारत में। दलहन भारत में। बैगन कहाँ सबसे ज़्यादा, चीन में, ठीक है। तो बैगन चीन में, भारत सेकंड स्थान पर है बैगन उत्पादन में। इसके अलावा आपका है लू के बारे में, ठीक है। लू के बारे में जब बात करते हैं तो लू कहते हैं किसको, इसको जान लीजिए। लू आपका उत्तरी मैदानों में इलाके में जो उच्च तीव्रता से चलने वाली जो गर्म शुष्क पवन होती है, गर्म गर्म जो हवा होती है, उसे दोस्तों हम लोग लू कहते हैं। ये लू चलता कहाँ है, तो आपका यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली में, जो कि आपका उत्तरी भारत का राज्य है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे काल वैसाखी का। काल वैसाखी की बात करते हैं, ये आपका स्थानीय तूफान है। स्थानीय तूफान कहाँ का है, तो ये फ्रेंड्स आपका पश्चिम बंगाल का स्थानीय तूफान है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि काल वैसाखी कहाँ का, काल वैसाखी का संबंध कहाँ से है, तो पश्चिम बंगाल आपके ऑप्शन में होगा, ठीक है। इसके अलावा गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाएं जो आंध्र समुद्री हवाएं इसका कारण होती है। इसके बाद आपका है फूलों वाली बौछार। फूलों वाली बौछार की बात करेंगे तो इस वर्षा से केरल निकटवर्ती क्षेत्रों में कवा के फूल खिलने से लगता है। आय है आम का आम वर्षा। आम वर्षा की बात करेंगे तो आम जो वर्षा है वो दोस्तों आपका केरल और कर्नाटक में लगता है आम वर्षा, ठीक है। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाले मानसून के पहले की वर्षा को हम लोग आम वर्षा कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका अगला है झूम खेती। झूम खेती की बात करते हैं तो झूम खेती को हम लोग स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि क्यों कहते हैं, क्योंकि एक जगह पर अगर आप कृषि कर लिए, ठीक है, यहाँ से इसका जो मिट्टी है उसका उपजाऊ खत्म हो गया, इसको फिर जला उला कर दूसरे जगह पर चल जाना, इसी को कहा जाता है स्थानांतरित कृषि। ये जो झूम खेती है स्थानांतरित कृषि का ही नाम है, जो कि आमतौर पर आपका उत्तर पूर्वी भारत में, जैसे कि नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इन सभी क्षेत्रों में आपके स्थानांतरित कृषि को झूम खेती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे हम लोग श्लेषण वन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इसके अलावा झूम जो नाम है आपका उत्तर पूर्वी भारत में है। वेवर दरिया की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ पर आपका नाम है आपका वेवर या दहिया। दक्षिण राज्यों में इसका नाम आपका जरा एक का है। पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे या दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे तो बन्ना इसका राजस्थान का नाम है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो पोडू आपका आंध्र प्रदेश में नाम है। इसके बाद दोस्तों कुमारी की बात करेंगे तो कुमारी आपका केरल के पश्चिम घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में आपका इसका नाम कुमारी है। कवन की बात करेंगे, बिंगा की बात करेंगे, अथावी की बात करेंगे तो ये आपका उड़ीसा में नाम है आपका स्थानांतरित कृषि का। बिंगा भी हाल ही में सीपीओ का एग्जाम हुआ तो वही पूछा गया था। इसके अलावा पोमालू की बात करेंगे तो पोमालू आपका मणिपुर में नाम है। दीपा की बात करेंगे तो बस्तर जो क्षेत्र है आपका छत्तीसगढ़ का, और अंडमान निकोबार में इसी कृषि का नाम आपका दीपा है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है विश्व में झूम खेती के नामों के बारे में, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी देख लीजिए। आपका कैगिन जो नाम है आपका फिलीपींस में है, टुंगी आपका बर्मा में है, तमराई आपका थाईलैंड में है, चेना दोस्तों आपका श्रीलंका में है। मिल्पा की बात करेंगे तो अफ्रीका मध्य अफ्रीका में है। रे की बात करेंगे तो वियतनाम लाओस में। मिल्का की बात करेंगे तो मिल्पा आपका मेक्सिको तथा मध्य अमेरिकी देश में है। रे की बात करेंगे तो वियतनाम तथा लाओस में। मिल्पा की बात करेंगे तो मिल्पा आपका मेक्सिको में। रोका आपका ब्राजील में, हुमा आपका जावा में है, कोनको आपका वेनेजुएला में है, लोगन आपका पश्चिम अफ्रीका में है, मसूर इसका आपका कांगे में, टीवी आपका इसका नाम मालागासी में है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं आगे, भारत में ओनो को औसत वार्षिक आधार पर आपका कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, तो टोटल 5 श्रेणी में आपका वर्गीकृत किया गया है। वो 5 श्रेणी कौन कौन सा है, तो आपका 5 है आपका आर्द्र उष्णकटिबंधीय, दूसरा आपका शुष्क उष्णकटिबंधीय, तीसरा आपका है पर्वतीय समशीतोष्ण, चौथा है आपका पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय, पांचवा है आपका अल्पाइन वन, ठीक है। इन पांच श्रेणियों में आपका वर्गीकृत किया गया है किसके आधार पर, दोनों के औसत वार्षिक औसत के आधार पर, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आपका क्या कहेगा, आपका पूछा जाएगा सिर्फ उदाहरण, ठीक है, कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार का उदाहरण कौन है। इसके अलावा अगला पूछा जाएगा शुष्क उष्णकटिबंधीय का उदाहरण कौन है। चलिए हम लोग सिर्फ उदाहरण को देखते हैं, बाकी टाइम आप लोग को बर्बाद नहीं करते हैं। बस इतना जान लीजिए, जहाँ भी ये सदाबहार वन होगा वहाँ पर आपका प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा, और ये आपका विश्वतीय वन, इसे विश्वतीय वन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। सदाबहार वन की बात करेंगे तो मुख्य रूप से भारत में कर्नाटक केरल राज्यों में स्थित है। इसके अलावा उदाहरण की बात करेंगे तो पील का वृक्ष हो गया, सनोवर हो गया, फर वृक्ष हो गया, सरल वृक्ष हो गया, चीकू हो गया, इसके अलावा नीम हो गया, नींबू हो गया, सिनकोना हो गया, रोजवुड हो गया, शीशम हो गया, महोगनी हो गया, अवनुस हो गया। ये सभी जो उदाहरण है आपका किसका है, ये सभी उदाहरण आपका है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का, ठीक है। बस उदाहरण को याद रखिएगा। विश्व में ये वन आपका भूमध्य रेखा के पास शक्ति है। पृथ्वी की सतह की बात करेंगे लगभग 7% पर आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। सदाबहार वनों में आपका तार हो गया, नारियल हो गया, केवड़ा हो गया, अगर हो गया आदि भी पाए जाते हैं।
इसके अलावा अगला है आपका आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन। आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन की बात करेंगे तो भारत में कहाँ पाया जाएगा? भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पश्चिम घाट के पूर्वी और पश्चिम ढलान पर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। इसके अलावा दक्षिण भारत में तमिलनाडु जैसे हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाया जाता है। वार्षिक औसत की बात करेंगे वर्षा का तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए। और तापमान की बात करेंगे तो 22 डिग्री से अधिक तापमान है जो कि वहाँ का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये वन आपका वर्षों भर आपका हरा भरा रहता है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 60 मीटर से अधिक इसका वृक्ष होता है जो ऊंचा होता है। वृक्षों की प्रजाति में आपका एनी हो गया, एनी के अलावा रोजवुड के अलावा महोगनी, इमोनी, ये सभी दोस्तों आपका क्या है? वृक्षों की प्रजाति है। इसके बाद उदाहरण की बात करेंगे तो जैकफल, पाल्म, जामुन, इसके बाद आम, कटहल, सुपारी, होला, ये सभी आपका क्या है? किसका उदाहरण है? तो आपका आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आर्द्र सदाबहार वन। आर्द्र सदाबहार वन की बात करेंगे तो कहाँ पाया जाएगा? ये दोस्तों आपका पश्चिम घाट के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। इन वनों में आर्द्र सदाबहार तथा आर्द्र पर्णपाती वृक्षों का मिश्रण शामिल होता है। प्रजाति की बात करेंगे तो सफेद देवदार, इसके बाद होलॉक, ओकेल, ये सभी दोस्तों आपका आर्द्र सदाबहार वन का ही उदाहरण है। अगला है आपका शुष्क सदाबहार वन। शुष्क सदाबहार वन की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों, हिमालय की तलहटी में, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन धरातल से 1000 मीटर की ऊंचाई तक स्तरों में पाए जाते हैं। ये वन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु, शुष्क मानसून तथा भीषण ठंड वाली जलवायु होती है। यह वृक्ष आपका पॉलीस्टार, सुगंधित फूल, कठोर पत्ते वाले सदाबहार वृक्ष है। इसमें कुछ पर्णपाती वृक्ष भी पाए जाते हैं जैसे कि आपका अनार हो गया, जैतून हो गया। जैतून के अलावा दोस्तों आपका क्या हो गया? तो आपका ओलिंडर हो गया। ये सभी क्या है? आपके आर्द्र शुष्क सदाबहार वन के क्या है? एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में इसे मानसून वन भी कहा जाता है। ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा इसी का आपका जो व्यापक वन है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का ही है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा के कुछ समय से भारी वर्षा होती है, उसके बाद एक शुष्क मौसम होता है। ये 200 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर के बीच वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में फैला हुआ है। पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र को कवर करता है, 60% से अधिक। ठीक है, उदाहरण की बात करेंगे तो अनार, अंजीर, सहतूत, कुंभ, भूर, शीशम, ये सभी आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का ही क्या है? उदाहरण है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आर्द्र एवं नम पर्णपाती वन। ठीक है, इसी का भाग है। तो आर्द्र एवं नम पर्णपाती वन की बात करेंगे तो आपका कहाँ पाएगा? पश्चिम घाट के पूर्वी ढलानों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, हिमालय के तलहटी और उड़ीसा के क्षेत्रों में। वर्षा की बात करेंगे तो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा यहाँ होती है। उच्च वृक्ष के साथ साथ विशेष शाखाओं के आवरण वाले वन होते हैं। और आपके उदाहरण की बात करेंगे तो साल हो गया, सागौन हो गया, शीशम हो गया, हर्रा, भेड़ा, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन, महुआ, ये सभी आपके आर्द्र एवं नम पर्णपाती वन की क्या है? उदाहरण है। इसके अलावा अगला है आपका शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन की बात करेंगे तो यह भारत के संपूर्ण उत्तरी भाग में पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर। ये वन आपका गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं। वर्षा की बात करेंगे तो 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच आपका इसका वर्षा होता है। और शुष्क क्षेत्रों में कांटेदार वन पाए जाते हैं। यह वृक्ष शुष्क मौसम के प्रारंभ में पत्ते पूरी तरह से गिरा देते हैं शुष्क पर्णपाती वन में। इसके उदाहरण की बात करेंगे तो तेंदु हो गया, पलाश हो गया, अमलतास हो गया, बैल हो गया, इसके बाद खेर हो गया, धाबरा हो गया, जिसे कि अक्सर वुड के नाम से भी जानते हैं। ये सभी आपका शुष्क पर्णपाती वन के उदाहरण है। नोट कीजिएगा कि उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती के बाद आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ही आते हैं। इसके अलावा अगला है आपका कांटेदार वन। कांटेदार वन की बात करेंगे तो ये कहाँ पाया जाएगा? ये आपका भारत में आपका उत्तर, पश्चिम, मध्य, दक्षिण भारत के काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। काली मिट्टी जैसे कि हम लोग रेगुन मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ये ज़्यादातर आपका दक्षिण भारत में ही पाया जाता है। तो वहीं पर आपका कांटेदार वन जो भी पाया जाएगा। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पश्चिम पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आर्द्र शुष्क क्षेत्र में ये कांटेदार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा की बात करेंगे तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। वृक्षों की ऊंचाई की बात करेंगे तो 10 मीटर से कम होता है। ये वृक्ष आपका वर्ष भर पर्णहरित रहते हैं। इस वनों में विभिन्न प्रकार के घास और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में आमतौर पर अस्पेरज, कापर, कैक्टस पाए जाते हैं। उदाहरण की बात करेंगे तो कॉकस, बबूल, बेर, खेर, नीम, खेजरी, खजूर, पलास, नागफनी, कोलोलोआ, सतावर, एकांसिया, किजराइना, ये सभी आपके क्या हैं? कांटेदार वन के ही एग्जाम्पल हैं। अगला है आपका पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में आपका पहला देखेंगे पर्वतीय आर्द्र समशीतोष्ण वन। ये कहाँ पाया जाएगा? तो उत्तर भारत में नेपाल के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के 1800 से लेकर आपका 300 मीटर पर स्थित होने के साथ 200 सेंटीमीटर की न्यूनतम वर्षा वाले प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पर्वतीय वन में भी आपका कौन? पर्वतीय आर्द्र समशीतोष्ण वन। दक्षिण भारत में वन नीलगिरी पहाड़ियों के कुछ हिस्सों में, केरल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तरी क्षेत्रों में पर्वतीय वन की तुलना में दक्षिण क्षेत्रों के ये वन अधिक घने हैं। नेक्स्ट आपका है पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन। पर्वतीय उपोष्ण कटिबंध की बात करेंगे तो ये कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाता है फ्रेंड्स आपका पश्चिम हिमालय में। पश्चिम हिमालय की बात करेंगे तो लद्दाख, कश्मीर के अलावा आपका उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में।
वर्षा की बात करेंगे तो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा इसके लिए चाहिए। तापमान की बात करेंगे तो 50 डिग्री से लेकर 22 डिग्री के मध्य। उदाहरण की बात करते हैं तो चीड़ यानी कि पाइन इसका उदाहरण है। ओक, जामुन, रोडोडेंड्रॉन ये सभी आपके पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय वन के क्या हैं, आपके उदाहरण हैं। या इसके अलावा सिल्वर फीर, जूनिपर, स्प्रूस, पाइस और बर्च ये आपका पर्वतीय जंगलों में उगाए जाने वाले पेड़ हैं। नेक्स्ट आपका है हिमालय वन। हिमालय वन की बात करेंगे तो हिमालय वन में पहला आपका आता है हिमालय आर्द्र वन। ठीक है, हिमालय आर्द्र वन की बात करते हैं, यह कहाँ पाया जाएगा, ये आपका जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड और बंगाल के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन में आपका 1000 से लेकर 2000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होते हैं। उदाहरण की बात करेंगे तो ओक, चेस्टनट, चीड़, साल, झाड़िया ये सभी आपके क्या है, हिमालय वन के उदाहरण है। दूसरा आपका है आपका हिमालय शुष्क शीतोष्ण। ठीक है, हिमालय शुष्क शीतोष्ण की बात करेंगे, ये कहाँ पाया जाएगा, तो आपका जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश के चंबा में और लाहौल में, किन्नौर जिलों में तथा सिक्किम में पाया जाता है। उदाहरण की बात करेंगे तो देवदार का वृक्ष, ओक का वृक्ष, शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं वो आपकी चिलगोजा हो गया, सतूत हो गया, मेपल हो गया, जैतून हो गया, बील हो गया, ये सभी दोस्तों आपके क्या है, आपके हिमालय शुष्क शीतोष्ण वन के क्या है, उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका आता है शंकुधारी वन। शंकुधारी वन की बात करेंगे तो शंकुधारी वन में आपका स्पेदस, स्प्रूस, बाल्स, फीर, रेडवुड, डगलस, फीर, पाइन, साइप्रस, देवदार ये सभी आपके शंकुधारी वन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। शंकुधारी वृक्ष जिसमें कम नमी की आवश्यकता होती है, इस तरह से उप आर्कटिक जलवायु के लिए अनुकूल होते हैं। शंकुधारी वन का सबसे बड़ा एकल बैंड की बात करेंगे तो साइबेरिया में टैगा है। यूरोप में जिन देशों में समान प्रकार की जलवायु और वन है, ये आपका स्वीडन है, फिनलैंड है। इसके अलावा अगला है आपका अल्पाइन और आर्द्र अल्पाइन वन। अल्पाइन और आर्द्र अल्पाइन वन की बात करेंगे, ये कहाँ पाया जाएगा, तो ये आपका कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के 2900 से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये फैला होता है। अल्पाइन और आर्द्र अल्पाइन वन हिमालय के उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जिसकी ऊंचाई 2500 से लेकर 3500 मीटर के बीच होता है। ये छोटे और कम ऊंचे शंकु वृक्ष होते हैं। इसके अलावा उदाहरण की बात करेंगे तो कैल, स्प्रूस, पश्चिम हिमालय में जूनिपर, रेडोडेंड्रॉन, विलो, काली किशमिश, पूर्वी हिमालय में लाल देवदार, काला जूनिपर, वुरुंज ये और लार्च ये सभी दोस्तों आपके क्या है, आपके शंकुधारी वृक्ष के उदाहरण है। इसके अलावा दोस्तों अगला है आपका दलदली वन या तटीय वन। दलदली वन, तटीय वन की बात करेंगे तो कहाँ पाया जाएगा, निकोबार, अंडमान निकोबार के आइसलैंड में। इसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में, गोदावरी महानदी की कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्रों में आपका क्या है, पाया जाता है। तटीय वनों में दलदली वनों को आर्द्रभूमि वन भी कहा जाता है। उनकी जड़ें होती हैं, मुलायम होती हैं, मुलायम उत्तक से बनी होती है ताकि पौधे में पानी हो जो कि सांस ले सके। उदाहरण की बात करेंगे तार, कोकली, पाइन, मैंग्रोव, खजूर, बुलेट वन ये सभी आपके दलदली और तटीय वन के क्या है, उदाहरण है। इसके अलावा अगला है आपका मैंग्रोव वन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आपका भारतीय जो वन स्थिति रिपोर्ट आया था 2021, ठीक है, 2021 के अनुसार जो भारत में सबसे ज्यादा जो वन है वो आपका मैंग्रोव वन है। कितना है, तो आपका 4992 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जो कि देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का आपका 0.15% है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये वन तट रेखा को सुव्यवस्थित करते हुए तटीय क्षेत्रों को कटाव या अपरदन से सुरक्षा प्रदान करता है। पश्चिम बंगाल में गंगा डेल्टा क्षेत्रों में सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। इसके अलावा प्रतिशत के अनुसार की बात करेंगे तो कुल मैंग्रोव कवर करने वाला जो क्षेत्र है आपका पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है। इसके बाद गुजरात आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान है। ये वन रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन और स्टूडेंट मगरमच्छों का घर होता है। इसके अलावा ये आपका मैप के माध्यम से भी यहाँ दिया जा चुका है, तो इसको मैप के माध्यम से भी आप लोग देख लीजिएगा, जिसे हम लोग अभी पूरी डिटेल पूर्वक पढ़ते हैं। आपके प्रश्न दिए गए हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। ठीक है, ये आपका एसएससी ग्रेजुएशन लेवल यानी कि CGL 18 जनवरी 2019 में सिर्फ 3 में पूछा गया था। सागौन इसका राइट आंसर था। अगला है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के महत्वपूर्ण पेड़ों में शीशम, महुआ, साल, सागौन, बांस शामिल है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि टुंड्रा में पाए जाने वाले पौधे का उदाहरण टुंड्रा की बात करेंगे तो आर्कटिक मॉस हो गया, आर्कटिक विलो हो गया, कार्बी मॉस हो गया, लेब्राडोटी हो गया, आर्कटिक पॉपी हो गया, कॉटन ग्रास हो गया, लाइकन हो गया, मॉस हो गया, ये सभी आपके टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। टुंड्रा की बात करेंगे तो आपका फिनिश भाषा है, जिसका अर्थ होता है उच्च भूमि या वृक्षहीन पर्वतीय रास्ता। टुंड्रा प्रदेश 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा, अंटार्कटिक टुंड्रा होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक होता है आपका आवर्ती वृक्ष यानी कि एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो ये पौधा जिसमें आपका फल और फूल दोनों होता है। उसके उदाहरण की बात करेंगे तो गुलाब आपका एंजियोस्पर्म है, आवर्ती वृक्ष लिली है, ब्रोकोली है, केल है, पेटूनिया है, बैगन है, टमाटर है, मिर्च है, गन्ना है, आम है, सेब है, केला है, आलू है, चेरी है, संतरा है, नाशपाती है, ये सभी क्या है आपका आवर्ती वृक्ष का उदाहरण है। एक आपका होता है जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो एक बीज गैर फूलों वाले पौधे द्वारा उत्पन्न होते हैं और नग्न होते हैं। उदाहरण के लिए आपका सरू, गंटेम, पाइन, स्प्रूस, रेडवुड, जिनकोना, साइकस, जूनिपर, फीर और वेलुसिया ये सभी क्या है आपके जिम्नोस्पर्म है। इसके बाद दोस्तों आपका है कि आपका वन का जो जिक्र है आपका कहाँ किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। तो वन देखिए, पहली बात तो आपका फॉरेस्ट की बात करते हैं, ये आपका कौन सी सूची में आता है, तो ये आपका समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची करने का मतलब है कि आपका इस पर कानून है जो कि राज्य बना सकता है और आपका केंद्र भी बना सकता है। पहले ये आपका राष्ट्र सूची का विषय हुआ करता था वन। ठीक है, ये आपका इसे 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके माध्यम से फॉरेस्ट को आपका समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। ठीक है, के द्वारा वन और जीवों को
वन जीवों और पक्षियों की संचय को राष्ट्रीय सामुदायिक सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस कारण मौलिक कर्तव्य का जो अनुच्छेद 51 है, 51 का खंड जो जी है, उसमें भी आपका वन का जिक्र है जो कि किया गया है। इसमें आपका प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। इसके अलावा राज्य की नीति निषेध सिद्धांत में भी इसका जिक्र किया गया अनुच्छेद 48 के क में राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देशों के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका जो सेशन है आपका यहीं पर समाप्त होता है। सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।